बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपका दिन अच्छा गुजरा होगा। वी मेक श्योर कि आपके दिन का आगाज़ कम से कम अच्छा हो एक्सप्रेसो के साथ, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर दें। अनफॉर्चुनेटली जी, एज यूजुअल जब भी हम शो स्टार्ट करते हैं कुछ अच्छी खबरों के हवाले से कोशिश यही करते हैं कि आपको स्टार्ट में बताएं, लेकिन कल चूँकि परसों रात को जो वाक़या पेश आया अरशद शरीफ सीनियर सहाफ़ी के हवाले से, उसकी कुछ इब्तदाई रिपोर्ट्स जो है वो आई, जिसके मुताबिक जो वाक़या है उसकी डिटेल्स दी गई और उनकी जो मैयत है उसको नैरोबी से पाकिस्तान रवाना कर दिया गया है। बरासत दोहा उन्हें इस्लामाबाद लाया जाएगा उनकी मैयत को। कीनिया पुलिस के मुताबिक उन्हें इत्तला मौसूल हुई कि गुज़िश्ता रोज़ एक गाड़ी चोरी हुई और पुलिस अफसरान को इत्तला दी गई कि जो गाड़ी है मकामी शहर मगारी की तरफ जा रही है, जबकि कीनिया पुलिस ने इस गाड़ी का पीछा किया और बैरियर के पास इस पर फायरिंग की गई। फायरिंग से अरशद शरीफ शहीद हो गए और पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि ये वाक़या उस वक्त हुआ जब अरशद शरीफ और उनके भाई खुरैम अहमद जो हैं दारुल हुकूमत नैरोबी की तरफ वापस आ रहे थे और वाक़े पर अरशद शरीफ के अहले खाने से अफसोस का इजहार किया गया है। और इस वाक़े को लेकर इंटरनेशनल मीडिया पे भी और हमारे मीडिया नेशनल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा इस बात को डिमांड किया जा रहा है कि इस वाक़े की साफ शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी कहा, यकीन दहानी कराई कि उनकी जो कीनिया पुलिस है वो राबते में है मुख्तलिफ के वहाँ पर जो भी वाक़या पेश आया उसकी शफाफ तरीके से जो तहकीकात हैं वो हों और उसके बाद उसको यहाँ पर जो है हम परसू किया जाएगा। इसके अलावा मुख्तलिफ सियासी शख्सियात ने भी इस वाक़े के ऊपर रंजो गम का इजहार किया है। सबसे अफसोसनाक वीडियो कल अरशद शरीफ साहब की जो वालिदा है उनकी आई और वो बड़ी एक दर्दनाक सी वीडियो थी। अल्लाह ताला किसी भी वालिदैन को ये दिन ना दिखाए और यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। अरशद शरीफ साहब को नो डाउट सहाफ़त का एक बहुत बड़ा नाम थे और तहकीकाती रिपोर्टिंग की वजह से उनको सराहा जाता था, ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल मीडिया के भी ऊपर। कल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब भी अरशद शरीफ साहब के घर गए और मरियम औरंगज़ेब ने भी कहा कि जो भी कानूनी ज़ाब्ते की कार्रवाई है उसको हम कोशिश करें, मेक श्योर करें कि जल्दी हो जाए। और साथ साथ यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने भी इस हवाले से जोर दिया है कि वाक़े की जो तहकीकात हैं वो लाजमी करवाई जाएँ। सो लेटेस्ट जो भी इस पर अपडेट्स होती रहेंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और अरशद शरीफ के जो मैयत है उनको पाकिस्तान रवाना कर दिया गया है। दूसरी जानिब जी, ये तो खबर हो गई, एक और कल सोशल मीडिया के ऊपर एक और जो कहने ट्वीट आई जिसमें जो वज़ीर कानून हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के दौरान जो रियासती इदारों के खिलाफ नारेबाजी की गई उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा कंडेम किया। उन्होंने कहा जी बड़े दुख और अफसोस हुआ और जज्बाती नारेबाजी करने वाले हुकूमी इक़दाम और दारू की कोशिशों को भूल जाते हैं। ये ट्वीट आने के कुछ देर बाद ही खबर आई कि वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है और साथ साथ इस्तीफ़े की जो वजूहात बताई गई वो ज़ाती वजूहात बताई गई। और लेकिन इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी चूँकि इस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और उनकी टॉक के दौरान भी इस तरह के नारे लगे और साथ साथ जो बिलावल भुट्टो जरदारी उन्होंने भी कहा कि इस तरह के नारे नहीं लगने चाहिए थे, ये नामुनासिब थे। और साथ साथ उन्होंने अपनी गलती का भी एतराफ़ किया कि मैंने जिस तरह से नारों का जवाब दिया वो भी कुछ मुनासिब नहीं था। सो ये भी एक जो लेटेस्ट खबर थी हमने आपके साथ शेयर की। दूसरी जानिब अब इंटरनेशनल एरिना पे भी बहुत सारी जो कह लें ना डेवलपमेंट्स हो रही हैं। भारतीय निजात बरतानवी सियासतदान जो हैं ऋषि सुनक बिला मुकाबला कंजर्वेटिव पार्टी के सरबराह मुंतखब हो गए हैं। पहले एशियाई निजात बरतानवी वज़ीर आज़म होंगे जी। इनके दादा जो हैं रामदास सोनक 1935 में गुजरांवाला से नैरोबी गए थे और उसके बाद उनकी जो अहलिया है उनको कहा जाए अक्षता मूर्ति साहिबा, जो बरतानिया की अमीर तरीन ख़वातीन की जो फहरिस्त है उसमें उनका शुमार होता है और अब इनको जो वज़ीर आज़म के इस ओहदे पर ये जाने वाले हैं। तो पहले भारतीय निजात जो होंगे ये सियासतदान होंगे जो बरतानिया के वज़ीर आज़म बनेंगे, ये उनके स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। इस हवाले से भी जी हम आपको लेटेस्ट अपडेट करते रहेंगे और जो हमारे पास इंटरनेशनल एरिना से भी खबरें आती रहेंगी हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन मुल्की मईशत जो है, मुल्की सियासत है, उस पर बात करना भी बहुत ज़रूरी है और वो हम आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर में। जी
अक्टूबर का इख्तितामी और आखिरी हफ्ता शुरू हो चुका है। सियासी हवाले से इसे इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है, जबकि इमरान खान साहब और पीटीआई क़यादत के खिलाफ मुकदमात हों, गिरफ्तारियां हों, पेशियां हों और नाहलिया उनका सिलसिला भी जारी है। 2 दिन बाद कप्तान लॉन्ग मार्च की तारीख का बिलाखिर ऐलान करने जा रहे हैं। हुकूमत भी जी डटी हुई है, बहुत पुरएतमाद है कि कोई मसला नहीं, लॉन्ग मार्च आने दें, हम निमट लेंगे। आप दूसरी जानिब यहाँ जो फिक्र की बात यह है कि नैब कानून में तब्दीली के बाद हुक्मरानों के जो बड़े बड़े मुकदमात हैं वो तो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन जिस महंगाई को ख़त्म करना था वो मुसलसल बढ़ रही है। हुक्मरान इत्तेहाद का इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने का मकसद ही महंगाई में इजाफा था और इस बात पे ही इसको कहा गया था जी महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसके लिए लॉन्ग मार्च भी किया गया था, वाइट पेपर्स जारी हुए थे, अवाम की बड़ी हमदर्दी हुई थी। लेकिन 6 माह में महंगाई 13% से बढ़कर तकरीबन 24% तक पहुंच गई है। फल सब्जियां 100 से 400 रुपए फी किलो तक महंगी हो चुकी हैं। बिजली के बिलों ने अवाम का जीना मुश्किल कर रखा है। डॉलर अपनी जगह बेलगाम है, रुपए की तनज़्ज़ुली देखने में आ रही है। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव उसी तरह से जारी है। एक वजीर खजाना की कुर्बानी भी हो चुकी है। लंदन से लाए गए तजुर्बाकार वजीर खजाना महंगाई के तूफान को रोकने में फिलहाल तो बेबस नजर आ रहे हैं और कहते हैं कि जी महंगाई को जो सिंगल डिजिट तक लाना इंतहाई मुश्किल है। ताहम दूसरी जानिब जो फेटफ की ग्रे लिस्ट है उसके निकलने के बाद जो मुआशी सरगर्मियां है वो कुछ तेजी से होती हुई नजर आ रही हैं। हुकूमत और उसके दरमियान जो 1.5 अरब का डॉलर का कर्ज प्रोग्राम का मुआहिदा हुआ है एडीबी के दरमियान, इसके हवाले से सऊदी अरब के हवाले से भी कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं और जिनकी नवीद सुनाई गई है। प्राइम मिनिस्टर की जानिब से वजीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब चले गए हैं। दावा ये किया जा रहा है कि वजीर आज़म ने सऊदी अरब को 12 अरब डॉलर की जो सरमायाकारी है उस पर कायल कर लिया है। अब जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, महंगाई है, ऑब्वियसली इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पब्लिक के ऊपर आता है और आज हम इसी इंटरेस्ट पे बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब होंगे, माहिर मईशत हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जिस इक़्तिदार में ये हुक्मरान इत्तेहाद आया था और महंगाई को लेकर बहुत ज़्यादा बातें हुई थी कि जी महंगाई बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 6 माह हो चुके हैं, आप अब की मईशत को और 6 माह पहले की मईशत को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पाकिस्तानी मईशत जो है वो बैनुल-अक़वामी मईशत से अलहदा होकर नहीं रह सकती है। जो ट्रेंड जिस वक्त पूरी दुनिया में है पिछले 1 साल से, स्पेशली यूक्रेन की लड़ाई के बाद, वो पाकिस्तान में भी उसी तरह से नुमाया है। और आपको याद हो क्या कि जिन दिनों पीडीएम अपोजिशन में थी और महंगाई में कौम मार्च कर रही थी, उस वक्त भी हमारी बातचीत हुई थी इसी प्रोग्राम में और मैंने यही कहा था कि इन्फ्लेशन जो है वो कम से कम अभी 1.5 साल कहीं नहीं जाने वाली। उस वक्त पीडीएम का दावा गलत था कि वो आएंगे हुकूमत में और महंगाई खत्म कर लेंगे, और अगर आज पीटीआई ये कहे कि वो आ जाएगी और वो महंगाई खत्म कर लेगी तो ये दावा भी बिल्कुल गलत होगा। महंगाई इस वक्त जो स्पेशली एनर्जी प्राइसेस की वजह से जो एक इशू आया है, लिज ट्रस का जाना और ऋषि सुनाक का आना, ये उसी महंगाई को काबू ना पाने का नतीजा था। लिज ट्रस ने भी जब पिछले राउंड में ऋषि सुनाक को शिकस्त दी थी तो उनके दावे थे कि वो आके टैक्स कट करेंगी, वो एनर्जी सब्सिडीज देंगी, वो जो बरतानिया की गरीब फैमिलीज हैं उनके लिए ज़्यादा बेहतर ग्रांट्स लेके आएंगी, वेलफेयर प्रोग्राम। लेकिन वो सारा जो कैन फंडेड था, लिहाजा उनके पहले वजीर खजाना को जाना पड़ा, उसके बाद वो खुद उनको रिजाइन करना पड़ा। जर्मनी जो है, जर्मनी ने बाकायदा से रिसेशन अनाउंस कर दी इस साल। तो उन्होंने कहा कि जी हमारी जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में होगी, 0.5% नेगेटिव, और उन्होंने कहा कि जी हम रिसेशन का शिकार हो रहे हैं, के साथ बाजारी का शिकार हो रहे हैं। फ्रांस देखिए, फ्रांस में 2-3 हफ्ते पहले वहाँ पे पेट्रोल पंप्स पे झगड़े हो रहे थे, जो कि ऑयल रिफाइनरी के वर्कर्स ने हड़ताल की हुई थी और वहाँ पे लंबी लंबी लाइनें और लोग एक दूसरे का सर फाड़ने को तैयार थे। ये वो मनाजर है उन ममालिक के जिनकी के इकोनॉमीज जो हैं वो हमसे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन महंगाई जो है वो बदकिस्मती से उसका दायरा कार जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। एक तरफ जो मगरबी ममालिक हैं वो यूक्रेन के साथ उनकी कमिटमेंट और उसमें उनको जो प्लेजेस देनी है, दूसरी तरफ जो सैंक्शंस हैं उनकी वजह से तेल की कीमतें और जो है वो दोबारा $93 पर बैरल आ गया है, जो
ब्रेंट की कीमत है, जो कि एक बेंचमार्क गिना जाता है। इस सारे तनाज़ुर में अगर देखें और स्पेशली पाकिस्तान में जो एक मजीद हुआ हमारे साथ, वो सैलाब की तबाहकारी है। और अभी जो सैलाब की वजह से जो महंगाई है, स्पेशली जो आटे की कीमत में जो इजाफा होने का खर्चा है, वो अगले साल तक जारी रहेगा। फिलहाल तो सैलाब की जो रिकवरी थी, उसकी रिलीफ था, वो चल रहा था, लेकिन अब आपको देखने में आएगा कि गंदम की फसल की जो बुआई जो कि शुरू हुआ जाती है सिंध में, चूंकि उसके लिए ज़मीनें तैयार नहीं, ज़मीनों पर पानी खड़ा है, अगर पानी उतर गया है तो वहाँ पर डिमार्केशन नहीं है। यानी इस सैलाब से भी इसका इम्पैक्ट आया है। डॉक्टर आबिद करीम सलेही, आपने अपनी पहली बात में कहा कि जब ऑब्वियसली इंटरनेशनल जो एक इन्फ्लेशन है उससे आप बिल्कुल पाकिस्तान को अलग नहीं कर सकते, लेकिन ऑब्वियसली कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिन पे कहा जा रहा था और आम आवाम को आस दिलाई जा रही थी कि जी हमारे IMF से मुआहिदा तय हो जाएगा, जो हमें किस्त जारी होगी, उसके बाद चीज़ें बेहतर आएंगी। फिर इसहाक डार साहब के हवाले से कहा गया कि जी वो आएंगे तो डॉलर नीचे आ जाएगा, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आएंगे, लेकिन बाज़ाहिर अभी तक हमें इस तरह की कोई पॉलिसी पे इम्प्लीमेंट होता या उसका इम्पैक्ट आता फिल वक्त नज़र नहीं आ रहा। अब दूसरी जानिब बिजली के बिल हैं, उन्होंने आवाम का मुश्किल किया हुआ जीना, और नवाज शरीफ साहब की तरफ से एक तजवीज़ भी आई थी कि जो 300 यूनिट वाले सार्फिन हैं उनको मुफ्त बिजली दी जाएगी। कितनी काबिल अमल तजवीज़ होगी आपके ख्याल में, और इसके लिए क्या, क्योंकि IMF की तरफ से भी आज मैं सुबह खबर भी देख रही थी 600 अरब के मजीद टैक्सेस लगाने के हवाले से कहा गया और हुकूमत ने इस पर इनकार किया है। एक तरफ तो वो टैक्स लगाने का कह रहे हैं, दूसरी तरफ हम इतना रिलीफ देंगे आवाम को। आपको लगता है ये एप्लीकेबल होगा? मेरा नहीं ख्याल कि ये रिलीफ एप्लीकेबल हो सकता है। IMF ने अभी चंद हफ्ते पहले जो अपनी एनुअल मीटिंग थी उसमें बहुत क्लियर कहा, उन्होंने कहा कि जी आप अपनी जो टारगेटेड सब्सिडीज हैं उन पे फोकस करें, और टारगेटेड सब्सिडी भी फ्लड एरियाज में उन्होंने कहा। अगर IMF की अभी तक की रिपोर्ट देखें तो कहीं पे जो वर्ड फ्लड है वो नहीं है। फ्लड की जो बात होगी अब वो 9th रिव्यू जो कि ये अगले नवंबर के आगाज में स्टार्ट हो रहा है, उसमें फ्लड पर डिस्कशन होगी। उससे पहले पाकिस्तान हुकूमत जो है वो और UNDP वो डैमेज नीड असेसमेंट जो है सैलाब की वजह से वो पेश करेंगे। वो बताएंगे कि हमारा इस साल GDP जो है वो कितनी लो रहेगी, और जब आपकी GDP कम होती है तो इसका मतलब है कि उसी तनासब से फिर रेवेन्यू टारगेट और बाकी चीजें जो है वो भी कम करने की दरख्वास्त की जाएगी। तो एक पूरा जो डार साहब ने कहा था कि पूरा मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है वो दोबारा डिस्कस होगा, तो वो अब 9th रिव्यू में डिस्कस हो रहा होगा, और वहां पे देखा जाएगा कि IMF किस तरह का रिलीफ देती है या नहीं देती। लेकिन ये रिलीफ मैं दोबारा दोहराता चलूं कि ऐसा नहीं हो सकेगा कि 300 यूनिट तक के जो लोग हैं उनके लिए बिजली जो है वो माफ कर दी जाए। ना तो उसकी फिस्कल गुंजाइश बनती है, ना जो आने वाली सर्दियां हैं, आने वाली सर्दियां बहुत टफ है एनर्जी के लिहाज से पूरी दुनिया में। इस वक्त जो UK में एक फ्रेज चल रही है, वो कहते हैं कि स्पेंड ऑन हीटिंग और ईटिंग, या आप इस साल अपनी जो हीटिंग है उसका खर्चा दे दें, बिजली का और गैस का, या आप खाने पीने की चीज़ों का दे दें। तो मैं दोबारा दोहराता हूँ कि जब एनर्जी अवेलेबल ना हो मार्केट में, हम इंपोर्ट करते हैं LNG और गैस, ऑयल, डीजल, या बहुत महंगा हो जाए तो उसको महंगे दामों खरीद के यहाँ पे फ्री में देना, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। दूसरी जानिब फेटफ के हवाले से डॉक्टर आबिद करीम सलेही साहब, आपने नो डाउट 2 सालों में बड़े प्रोग्राम भी किए हैं इस हवाले से। ग्रे लिस्ट से निकलने में पाकिस्तान कामयाब हो गया है। आप इसका इम्पैक्ट पाकिस्तानी मईशत पे किस तरह से देखते हैं, मौशी सरगर्मियों पे किस तरह से देखते हैं? ऑब्वियसली फेटफ ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जिससे बहुत सारे सरमायाकार रिलक्टेंट भी थे, सो हाउ डू यू सी इट? देखिए पहले तो देखिए फेटअप में जब थे तो हमारे साथ हो क्या रहा था, एक तो स्टिग्मा था, टैबू था कि अच्छा जी ये वो मुल्क है जिसके लॉस जो हैं उनको मैनूवर किया जा सकता है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए या टेररिज्म फाइनेंसिंग के लिए। दूसरा, जब जो मुख्तलिफ रेटिंग एजेंसीज अपने अलर्ट्स और रिस्क जारी करती हैं तो वो इसी चीज़ को उसमें दोहरा देती हैं, और बहुत से जो इन्वेस्टर जिनको कि स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करना होती है, हेज फंड्स इन्वेस्टर, वो उस मुल्क का रुख नहीं करते। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो IMF का अगर इस साल का जो प्रोग्राम है उसमें ये एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क था पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान फेटअप से ग्रेजुएट होगा, उसकी एक कंडीशन थी। और चौथी चीज़ जो है
जो मुल्क फैटफ की ग्रे लिस्ट में होता है वहां से रकम बाहर भिजवाना या बाहर से रकम पाकिस्तान मंगवाना उस जैसे मुल्क में वो एडिड स्क्रूटनी, उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा होता है क्योंकि मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं और मुख्तलिफ अदारे जो होते हैं वो ज़्यादा तफ्तीश करते हैं कि रकम कहाँ से आ रही है, कहीं ये मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही जिसको जा रही है उसका, तो वो आपकी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ा देता है। अल्लाह का शुक्र है कि इस वाइट लिस्ट में आने से ये वाले जो 4-5 चीज़ें थी इनसे पाकिस्तान की जान छूट जाएगी। एक जो तशख़्ख़ुस है वो बेहतर होगा, दूसरा जो रेमिटेंसेस का आना या पाकिस्तान से पेमेंट्स का बाहर जाना वो स्पीडी हो जाएगा। तीसरा हेज फंड्स वगैरह में शायद जो हेज फंडर्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे, तो और IMF की शर्त जो है वो भी पूरी हो जाएगी। यानी ओवरऑल एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा मुल्की मैशत में, और तशख़्ख़ुस भी बहाल होगा। आपने जिस तरह से आगाज़ में ही कहा था। डॉक्टर आबिद कयूम सलाम साहब, इन द एंड वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब गए हैं, उसके बाद उन्होंने चीन का भी दौरा करना है, और गुज़िश्ता रोज़ जो तरक्याती बैंक है एशियाई और हुकूमत के दरमियान कुछ $1.5 अरब का मुआहिदा भी हुआ है। अब ये जो दौरे हैं सऊदी अरब और चीन के कितनी इंपॉर्टेंस के हामिल होंगे? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो चीज़ पाकिस्तान के बारे में अभी चंद हफ्ते पहले अफवाहें फैल रही थी कि शायद पाकिस्तान एक दोबारा से डिफ़ॉल्ट होने के करीब है, ये अप्रैल मई में भी ऐसी चीज़ें थी, अब दोबारा ये, और हमारी जो क्रेडिट रेटिंग है उसको रिड्यूस किया गया था, और पाकिस्तान ने उस वक्त भी ये कहा था कि पाकिस्तान जो बॉन्ड जो उसने सेल किए हैं उनको पे करेगा, पाकिस्तान जो मल्टीलैटरल अदारे हैं उनके लोन जो है वो पे कर रहा होगा, पाकिस्तान दोस्त ममालिक के साथ लिए गए कर्जों को रीशेड्यूल करने की दरखास्त करेगा। और अभी इस दौरे के बाद प्राइम मिनिस्टर जो है वो चाइना भी जा रहे होंगे शिपिंग, प्रेजेंट शिपिंग को मुबारकबाद देने के लिए तीसरी टर्म पे। तो इन दोनों ममालिक के साथ पाकिस्तान के जो बायलैटरल लोन्स हैं, हमारे कर्जों का जो बड़ा हिस्सा है सबसे ज्यादा वो चाइना के साथ है जो बैरूनी कर्जे हैं, उसके बाद सऊदी अरब, दुबई, UAE है। तो पाकिस्तान इस वक्त कोशिश में है कि इस सैलाब के नतीजे में आने वाली तबाहकारियों से निपटने के लिए अपने दोस्त ममालिक के साथ बात करे कि इन कर्जों को। इस हवाले से ये दोनों जो दौरे हैं प्राइम मिनिस्टर के बड़े इंपॉर्टेंस के हामिल हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आबिद कयूम सलाम, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। मुल्की मईशत के हवाले से हम बात कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर 2 रोज़ा दौरे पे सऊदी अरब भी गए हैं, उसके बाद वो चाइना भी जाएंगे। मईशत के लिए ये ओवरऑल या दूसरे बायलैटरल ट्रम्प्स के लिए अगर हम बात करें, दौरे बहुत इंपॉर्टेंस के हामिल हैं। मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आज थोड़ा सा आपको अपडेट कर दें कि जी रवा साल का दूसरा जुज़वी सूरज ग्रहण आज होगा और पाकिस्तान के कई शहरों में दिखाई देगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूरज ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:58 पर शुरू होगा और शाम 6:02 पर सूरज ग्रहण का इख्तिताम होगा। दायरा और मुशाहिदा सबसे ज़्यादा पेशावर में 65% तक होगा, जबकि यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और मगरबी हिस्सों में भी जुज़वी सूरज ग्रहण दिखाई देगा। सूरज ग्रहण है जी आज। आपने इस हवाले से अगर आप देखना, वैसे कहते हैं देखना नहीं चाहिए, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन स्टिल जी हमने कहा आपको बता दें कि आज सूरज ग्रहण होगा। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बारी हमारे सेगमेंट साइंस एंड टेक की, जिसमें बात हो रही है कि सैलाब की शिद्दत को रोकने के लिए डैम्स भी मददगार साबित हो सकते हैं। जानते हैं सेगमेंट साइंस एंड टेक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक। ज़फ़र इकबाल भट्टू साहब हमारे मेहमान हैं। आजकल जो एक बहस है, एक्चुअली मैं चाह रहा था कि इनसे रहनुमाई ली जाए। एक बहस होती है कि जो सैलाब है उसके तदारक के लिए और क्या इकदाम उठाए जा सकते हैं। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि छोटे डैम्स जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में बनाने चाहिए, कुछ कहते हैं कि नहीं बड़े डैम्स जो हैं वो बनाने चाहिए, जिसके हवाले से काला बाग डैम आ जाता है, या इसके हवाले से बहुत सारी बहस जो है आपको सोशल मीडिया पे मिलती है। और तीसरा जो है एक इस तरह का माइंडसेट भी है, वो कहता है कि डैम्स किसी तरह की बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे जो ज़ेर ज़मीन पानी है वो बहुत ज़्यादा है, सिर्फ उसको निकालने के हवाले से जो वसाइल हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की देनी चाहिए। सो ये बहस है। ज़फ़र साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया। बेसिकली क्या है, यानी आप भी वसाइल के एक्सपर्ट हैं, आपने हॉलैंड में आपकी बेसिकली वहाँ पे भी आपने बहुत आला इदारे में काम किया, कुआलालंपुर के जो सेवरेज सिस्टम है या वो जो बारिशी पानी की जो ड्रेनेज है उस प्रोजेक्ट का आप हिस्सा थे, बलूचिस्तान के डैम्स का आप हिस्सा थे। तो मतलब आपसे बेहतर तो कोई नहीं बता सकता कि एक्चुअली क्या है, यानी छोटे डैम्स, बड़े डैम्स या कोई भी डैम नहीं।
जी ये जो एक बहस जारी है, इसमें एक मेन फैक्टर जो हम भूल जाते हैं वो ये होते हैं कि जो वाटर रिसोर्सेज हैं या जो हमारे आबी वसाइल हैं, जी ये एक पूरा एक साइकिल है, ये एक चेन है। अगर इसके अंदर से हम एक चीज़ को पकड़ के उसके ऊपर बहस करना शुरू कर देंगे तो मेरा ख्याल है कि हम पूरे मसले को सही तरीके से समझ नहीं सकते। अब जैसे पाकिस्तान की मिसाल लें तो पाकिस्तान की जो टोटल जो पानी की अवेलेबिलिटी है उसमें मानसून में हमें 80 से 90% पानी हमारा मानसून में आ जाता है, जो कि 3 महीने हैं। अब ये 100 दिन है, साल के 365 दिनों में 100 दिनों में हमें पानी आ जाता है सारा, और बाकी 200 दिन जो है वो बाकी 10% पानी होता है हमारे पास। अब ज़ाहिर है हमारी जो ज़रूरियात हैं, जैसे पाकिस्तान आपको पता है कि एग्रीकल्चर कंट्री है, हमारी मईशत जो है उसका दारोमदार ज़राअत पे है, उसके लिए सबसे ज़्यादा पानी हमें चाहिए होता है। हमारे पानी की सबसे ज़्यादा खपत ज़राअत में होती है। अब फसलों को जो पानी चाहिए होता है उसका पैटर्न कुछ और है। ठीक है। खरीफ की फसलें हैं, रबी की फसलें हैं। अब जाहिर है देयर इज़ अ गैप इन डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है। और जहाँ पे भी गैप होता है जाहिर है वो आप स्टोरेज से पूरा करते हैं। जब आपके पास पानी ज़्यादा है आप उसको स्टोर कर लें, और जब आपको ज़रूरत है और पानी नहीं है तो आप उस स्टोरेज से उसको मेकअप करने की कोशिश करें। तो लिहाजा ये जो एक नेचुरल साइकिल है पानी का, वो हमें मजबूर करता है, डिक्टेट कर रहा है कि हम स्टोरेज की तरफ जाएं। ठीक है। अब स्टोरेज में दुनिया में एक आम थंब रूल जो चलता है कि आपके पास जो पानी की अवेलेबिलिटी है उसका 30 से 40% जो है, अगर आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी है तो तब आप समझ लेंगे पानी के लिहाज से खुशहाल मुल्क है। ठीक है। अब पाकिस्तान जो है हमारे पास 10% भी नहीं है, जो हमारी पानी जितना हमें बारिश से आता है उसका 10% भी हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी इस वक्त टोटल नहीं है। तो इसलिए एक तो ऑलरेडी हम शॉर्ट ऑफ स्टोरेज हैं, और ऊपर से हमारे यहाँ पिछले काफ़ी अरसे में डैम्स बनाने में काफ़ी सुस्ती का मुजाहरा किया गया है, जिसकी वजह से ये है कि हम, चूँकि हमारी आबादी बढ़ रही है, आबादी के लिहाज से हमारी ज़रूरियात भी बढ़ रही हैं पानी की, लेकिन स्टोरेज जो है हमारी वो नहीं बढ़ी बल्कि उल्टा कम हुई है, क्योंकि ज़ाहिर है डैम्स में मट्टी की वजह से वो स्टोरेज उनकी कम हो जाती है, लाइफ कम होती है। हाल ही मोबाइल्स में एक चीज़ जो बहुत वाज़ेह तौर पे सामने आई कि बड़े डैम्स जो हैं, ये भी मिथ है बेसिकली कि बड़े डैम जो हैं वो इस तरह के मसाइल का हल है। आप भी यही समझते हैं? इस तरह का जो नरेटिव है वो ये समझता है कि इसका अल्टरनेट या मुतबादल जो है वो छोटे डैम्स हैं और उनकी तादाद ज़्यादा होनी चाहिए। देखिए जी, एक तो टोटल स्टोरेज के लिहाज से बात करें तो फिर तो ये मिथ ठीक है। अच्छा, कि अगर आपने टोटल स्टोरेज की बात करनी है, लेकिन ये है कि क्या हमारे पास उतनी साइट्स हैं? मसलन एक अगर आप तरबेला डैम को रिप्लेस करना चाहें तो उसके लिए आपको थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डैम्स चाहिए होंगे। अच्छा। और क्योंकि इस वक्त भी तरबेला की कैपेसिटी जो है 6 मिलियन एकड़ फीट है, इससे ज़्यादा है, तो इस तरह के डैम्स आपको हज़ारों की तादाद में चाहिए होंगे। उतनी साइट्स हैं हमारे पास, फिर वो हम कितनी देर में बना लेंगे? ज़ाहिर है हर डैम के प्रो एंड कॉन्स होते हैं। अगर आप बड़ा डैम बनाएंगे उसके अपने एक मसाइल भी हैं साथ। इसी तरह छोटे डैम बनाएंगे उनकी नंबर ज़्यादा होगा, उसके लिए आपको साइट्स ज़्यादा होंगी, उस स्प्रेड में ज़्यादा होगा। तो इसलिए हमेशा जो है, अगर आप दुनिया के ओवरऑल भी देखें तो पूरी दुनिया में इस वक्त कोई 58,000 डैम्स हैं, बड़े डैम्स। ठीक है। छोटे डैम्स की तादाद मिलियंस, बहुत ज़्यादा। और इन 58,000 में से आधे डैम जो है हमारे एरिया में हैं। जो चाइना है 22,000 डैम चाइना के पास हैं, 5,000 से ज़्यादा इंडिया भी है। अब पाकिस्तान में हम आए तो हमारे पास चंद दर्जन हैं, दर्जन भी नहीं होंगे, मतलब चंद दर्जन हम उसमें ले आएंगे जिसमें दरमियाने दर्जे को भी बीच में शामिल कर लें। जी, उसको शामिल कर लें तो आपको 100 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। लेकिन तो इसका मतलब ये है कि हमारे इलाके में भी ट्रेंड इसलिए है कि ज़ाहिर है जो हमारा पैटर्न है वो हमें मजबूर कर रहा है कि हम इस तरफ जाएं। तो इसका मुतबादिल मतलब जो बहस होती है उसमें यही बताया जाता है कि जी बेटर वाटर मैनेजमेंट, लॉसेस को सेव करना, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना, वो सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन क्या हमारे इस माहौल में एक बटन दबाने से प्रैक्टिकली विद इन नो टाइम लोग अपनी पुरानी जो सेंचुरीज ओल्ड एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस है उसको छोड़ के बेटर वाटर मैनेजमेंट, हाई एफिशिएंसी उस पर चले जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा किसान है वो ज़रा इलिटरेट है, उसके पास वसाइल भी नहीं है, टेक्नोलॉजी भी नहीं है। इवन ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर की बहुत सी स्कीमें गवर्नमेंट भी लॉन्च करती रहती है, लेकिन वो इसलिए कामयाब नहीं होती कि उनके पास O&M की फैसिलिटी नहीं होती, उनको स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते, तो लिहाजा एक दफ़ा चीज़ ख़राब हो जाती है उसको इस्तेमाल ही नहीं करते। तो बेसिकली ये एक बैलेंस है, हमने बैलेंस क्रिएट करना होगा। अगर हमने डैम्स से वाटर मैनेजमेंट पे भी जाना होगा तो ये एक ट्रांजिशनल पीरियड होगा। हालिया जो आपने सर्वे किया है पोठवार रीजन में, और वहाँ पे आपने काफ़ी सारी साइट्स देखी हैं कि वहाँ पे डैम्स बन सकते हैं। अच्छा, ये जो पोठवार का हमारा जितना रीजन है, यहाँ पे कोई भी साइट जो है, क्योंकि वो नाले हैं
तो ज़राती ज़मीन तो ऊपर है, जी। तो बाकी वो सारे नाले हैं, तो उनके अगर आप डैम बनाते हैं तो उसका एग्रीकल्चर को बराह रास्त तो शायद फ़ायदा ना हो, लेकिन उसका फिर मकसद क्या होगा? वाटर जो टेबल है उसको रिचार्जिंग है। जी, इन डैम्स के मेन मकसद एग्रीकल्चर भी है, ड्रिंकिंग वाटर भी है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी है। ठीक है। अब जो इसकी इस डैम के इमीडिएटली जो साथ जो ज़मीन होती है उसको आप लिफ्ट इरिगेशन से दे सकते हैं, छोटे छोटे पंप लगा के एक स्कीमें बना के दे सकते हैं, और जो उसे एक फासले पे है जहाँ पे आप ग्रेविटी से उसको फ्लो पे लेके जा सकते हैं, तो उसके लिए वो डैम यूज़फुल होगा। बहुत शुक्रिया ज़फ़र इकबाल भट्टू साहब के कि छोटे डैम्स जो हैं वो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा तादाद में बनने चाहिए, क्योंकि जो स्टैट्स हैं, जो शुमारियात हैं पाकिस्तान के वाले से, यानी जो बारिश के तौर पे जो पानी आता है और उसके बाद हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है, ये सारे स्टैट्स जो हैं ये बहुत खौफनाक हैं, और ये जो खौफनाक हैं ये शायद इस वक्त आपको खौफनाकी जो है उसका मंजर या वाज़े ना कर सकें, लेकिन जो हमारी मुस्तकबिल की नस्लें हैं उसके वाले से जब हम उसको पैटर्न को देखते हैं तो ये बहुत ही खौफनाक सूरत हाल जो है उसको जन्म दे सकते हैं। अब भी इसे इकदाम उठाने की ज़रूरत है। देखते रहिए साइंस एंड टेक। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक आर्टिस्ट से। वैसे तो आर्टवर्क आपने बहुत सारे देखे होंगे, कुछ लोग कपड़ों पर पेंट करते हैं, कैनवस पर मुख्तलिफ रंगों से कुछ अपनी जो कह लें क्रिएटिविटी है उसको उतारते हैं, कुछ माशरे के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करते हैं। सोशल इश्यूज़ को लेकर आर्टिस्ट ऑलरेडी कहा जाता है कि बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं, ये अपने इर्द गिर्द इनकी जो ऑब्जर्वेशन होती है या इनकी जो क्रिएटिव स्किल्स होती हैं वो बड़ी डिफरेंट होती हैं, और ये बहुत जल्दी इसे एक कह लें इमोशनल साइड से इनकी अटैच हो जाती है। लेकिन पत्थरों के साथ लोक दास्तानें सुनाना आपने पहली दफ़ा देखा होगा। आज हम आपकी मुलाकात बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली जवेरिया अकबर के साथ करवाएंगे, जो पत्थरों के फनपारों से लोक दास्तानें सुनाती हैं। और जवेरिया का मकसद ये है, और वो ये है कि मोहब्बत यानी जो एक एफिलिएशन है उसके तस्वर को उजागर किया जाए। और साथ साथ जवेरिया ने अभी तक 4 जो उनकी बेसिक तस्वीरें हम उनको बात करेंगे जो मुख्तलिफ लोक दास्तानों से उठाई गई। इनमें पंजाब से हीर रांझा, आपको पता है, बलोच तारीख से कहानी और शाह मुरीद, जबकि पश्तून सकाफ़त से यूसुफ और शेरबानो की जो कहानी है, और सिंध बलोचिस्तान की जो मुश्तरका दास्तान है सस्सी पुन्नू, उनको इन तस्वीर में दिखाया गया है। जवेरिया किस तरह से आर्ट बनाती हैं, इनके फ़न पारों का क्या जो कह लें एक स्ट्रक्चर होता है, और जब ये किस तरह से पत्थरों के ऊपर, आप कुछ फुटेजेस तो देख रहे हैं लेकिन स्टिल हम ज़रूर जानना चाहेंगे। और चूंकि आज वर्ल्ड आर्टिस्ट डे भी है, यानी फ़नकारों का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है, मेरे ख्याल से आर्टिस्ट के लिए उसकी रिकग्निशन, उसके फ़न पारों की रिकग्निशन शायद इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती जितना उसकी जो क्रिएटिव स्किल्स है और जो एक सोशल मैसेज उसके फ़न पारों के ज़रिए जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल होता है। पाकिस्तान में अगर हम मुख्तलिफ आर्टिस्ट की बात करें तो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है। उस वक्त जवेरिया हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। जवेरिया, सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद कहेंगे, थैंक यू वेरी मच। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। जवेरिया, हमने कपड़ों पे सुना है, कैनवस पे सुना है, ये जो आप पत्थरों पे आर्ट करती हैं, आप ज़रा ये बताएं कि किस तरह से करती हैं, और ये जो लोक दास्तानें सुनाने का पर्पज़ है ये क्या है? पहले जी मैं ये बता, मैंने जो मटेरियल है मेरा वो मार्बर क्रश है, मतलब कि बजरी पे मैंने काम किया और इनको मैंने पहले पेंट किया है, देन उसके बाद इनको मैंने पेंटिंग में यूज़ किया है। और दूसरी चीज़ ये कि जो मैंने लोक दास्तानें उठाई हैं अपनी पेंटिंग में, अपने थीम में, वो इसलिए उठाई हैं कि वो सारी मैंने लव स्टोरीज उठाई हैं। लव स्टोरीज इसलिए उठाई हैं क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में इस चीज़ की आजकल बड़ी ज़रूरत है कि कोई उठे और उठ के फिर से बताए मोहब्बत है क्या असल में। हमने आजकल मोहब्बत जिसे समझा हुआ है, मेरी नज़र में वो मोहब्बत नहीं है। सिर्फ लस्ट और फिजिकल रिलेशंस या फिजिकल नीड्स या चैट पे बात कर लेना ये मोहब्बत नहीं कहलाती है। असल में मोहब्बत वो है जो हमारे लोक दास्तानों के लेजेंड्स करके गए हैं, जिनकी मिसालें आज भी हमें हमारे पेरेंट्स और हमारे बुजुर्ग देते हैं। तो दैट्स वाई मैंने लोक स्टोरीज उठाई हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ज़्यादा उनकी स्टोरी सुनना पसंद करते हैं, हमारे बड़े लोग जो हैं उनकी स्टोरी सुनना पसंद करते हैं, इसलिए मैंने लोक स्टोरीज उठाई हैं ताकि मैं अपनी यंग जनरेशन को बता सकूं कि मोहब्बत, यानी आप ट्रू एसेंस ऑफ लव को पोर्ट्रे करती हैं अपने फन पारों के जरिए। जवेरिया, ये बड़ा मुश्किल काम नहीं है बजरी के ऊपर पेंट करना? ऑब्वियसली बड़ा एक छोटा सा पीस है मार्बल का जिसको आप पेंट कर रहे हो मुख्तलिफ कलर्स के साथ, और फिर उसको एक पेंटिंग की शक्ल दे रहे हो। कितना टाइम कंज्यूमिंग ये प्रोसेस है? तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टीज भी हुई सबसे पहले इनको ढूंढने में, उसके बाद इनको पेंट करने में,
मगर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से मैंने इतना काम कंप्लीट किया। और ये जो है तकरीबन मेरी एक पेंटिंग जो है वो उसको मिनिमम टाइम 3 वीक लगे हैं, और जो सबसे बड़ी वाली मेरी पेंटिंग है उसको 3 मंथ्स लगे हैं। ओके तो अच्छा ये बताएं जवेरिया, अभी तक आपने कितनी टोटल पेंटिंग्स बनाई हैं? ये जो मैंने 4 मुख्तलिफ सकाफतों का जिक्र किया जिनमें जो लोग दास्तानें हैं, ससी पुन्नो है, हीर रांझा है, इसकी तो हम बात कर रहे हैं, कितनी और मज़ीद आपने मुख्तलिफ दास्तानों को अपने जो कह लेना आर्ट पीसेस की शक्ल दी है? एक्चुअली जो हमारे ये थीसिस होता है इसमें हमें मिनिमम 8 पीस बनाने पड़ते हैं, मैक्सिमम 8 पीस बनाने पड़ते हैं। तो उसके लिए मैंने हर एक कल्चर से एक फोक स्टोरी उठाई थी। और उसके अलावा जो मेरा सबसे बड़ा सेंटर पीस है जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो मेरी अपनी इमेजिनेशंस थी। तो इसके बाद मैं इंशाल्लाह आगे अपनी इमेजिनेशंस पे ही काम करूंगी कि मैं लव के बारे में कैसा सोचती हूँ। आपकी इमेजिनेशन क्या थी जवेरिया, बताएं, जो आपने खुद सबसे बड़ा आर्टिस्ट बनाया, आपने किस तरह से, क्योंकि लोग दास्तानें तो ऑब्वियसली हमें पता है क्या नहीं, बट जो आपकी अपनी क्रिएटिविटी है या आपकी अपनी इमेजिनेशन है वो क्या है फॉर लव? मेरी इमेजिनेशन ये है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको किसी से मोहब्बत हो तो वो हर वक्त आपके पास ही मुयस्सर हो, वो हर वक्त आपके साथ रहे या हर वक्त आपके साथ कांटेक्ट में है। तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर आपका महबूब दूर भी है तो आपको उसमें भी सुकून होना चाहिए। आप जब ओके जवेरिया का कनेक्शन कुछ लॉस्ट है। जवेरिया हमारे साथ थी और जनाब वो हमसे बात ये कर रही हैं कि जो हमारी लोक दास्तानें हैं वो बड़ी उस तरह से कहा जाए कि हम उनको आइडियलाइज कर सकते हैं। आजकल उनके नज़दीक जो लव है उसका वो एसेंस या उसकी वो डेप्थ नहीं है जो शायद पुराने ज़मानों में हम लोग दास्तानों में सुनते थे। सो बड़ा एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और उनके नज़दीक अब वो आइंदा अपने जो इमेजिनेशन है या क्रिएटिविटी है उसको वरूकार ला कर अपने आर्ट पीसेस बनाएंगी जिसमें अपनी इमेजिनेशन के मुताबिक जो उनके नज़दीक मोहब्बत का एक कॉन्सेप्ट है उसको वो पोर्ट्रे करेंगी। वेरी गुड थॉट एंड वेरी डिफरेंट। और आर्ट पीसेस भी इनके बड़े डिफरेंट है क्योंकि क्रश्ड मार्बल यानी बजरी के ऊपर पेंट करना इटसेल्फ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। सो जवेरिया के आर्ट पीसेस आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बात करने की कोशिश करते कुछ कनेक्शन लॉस्ट हो गया बट स्टिल थैंक यू वेरी मच जवेरिया, बहुत। और जवेरिया जैसे बड़ी यंग आर्टिस्ट हैं, मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स पे काम कर रही हैं और ये बड़ा अच्छा है कि आप अपने जो हिस्ट्री है या लोक दास्तानें हैं उनको जिंदा रखें। सो हमने आपकी मुलाकात एक आर्टिस्ट से करवाई। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुश आमदीद करेंगे। आज यूजुअल सेकेंड आवर में भी हमारे पास बहुत कुछ है, कुछ सेगमेंट्स होंगे, बच्चों की हेल्थ रिलेटेड और स्मोक से रिलेटेड भी हम बात करेंगे, उसके साथ साथ एक आर्टिस्ट भी होंगी। सो एज यूजुअल पावर पैक किस्म का सेकेंड आवर भी हमारा होने वाला है। लेकिन अभी बारी है हमारे सेगमेंट मेरा पाकिस्तान की, जिसमें उफेरा फैज़ आज हमें सैर करवा रही हैं 200 साल पुरानी हवेली राम गोपाल और हरी गोपाल की। तो देखते हैं इस हवेली में क्या है आज के सेगमेंट मेरा पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टकसाली गेट पर वाक़े एक ऐसी हवेली में जो 200 साल पुरानी है। ये हवेली 2 हिंदू भाइयों की हुआ करती थी जिनका नाम था राम गोपाल और हरी गोपाल। लेकिन अब इस हवेली के मालिक हैं अवैस मीर साहब, जिन्होंने इस हवेली को एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया है। तो आज के सेगमेंट में हम आपको इस खूबसूरत सी हवेली का विजिट कराएंगे और इसकी कुछ हिस्ट्री भी जानेंगे अवैस मीर से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बड़ी खूबसूरत हवेली के आप मालिक हैं। मुझे ये बताएं ये हवेली कितनी पुरानी है? लगभग 200 साल पुरानी है। खरीदने की क्या वजह थी? शौक है आपको पुरानी चीजों का या क्या है? मेरी माँ ने कहा था ये घर क्यों नहीं तूने लिया। अच्छा, मैंने अपनी माँ के कहने पे लिया था। तो जब ये आपको मिला था घर तो ये किस हालत में था? बहुत ही गंदा था, पुराना प्लस्तर हुआ था हिंदुओं का। तो यहाँ पे बड़ी पुरानी तस्वीरें लगी हैं जिसमें कुछ अंग्रेजों के दौर की भी हैं, कुछ हिंदुओं के दौर की भी हैं। तो मुझे ये बताएं ये कलेक्शन आपने कहाँ से इकट्ठी की? ये पूरी दुनिया ओल्ड है मेरे पास। ये जहाँ से मुझे मिली मैं वहाँ गया हूँ, लेके आया हूँ, बाहर से लेके आया हूँ। अच्छा सर, यहाँ पे मुझे एक तोप नजर आ रही है, मुझे उस तोप के बारे में बताएं। ये तोप कहाँ से आई और कौन से पीरियड की है?
ये सिख पीरियड की है, मैंने ये फकीर खाना म्यूजियम से ली है। अच्छा, यहाँ पे मैंने सुना है कि यहाँ पे शूटिंग्स बहुत ज्यादा होती हैं। बिलाल सईद के 2 गाने इधर ही बने हैं बारी के। तो अभी हम चलते हैं और आपको कुछ एंटीक चीजें दिखाते हैं। यहाँ पर मुझे 3 दरवाजे नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मुझे इस दरवाजे के बारे में बताएं, कहाँ का ये दरवाजा है और आपके पास कैसे आया? ये दरवाजा बचोली से उतर के आया, मंदिर का है। और ये कितना पुराना होगा लगभग? ये कम से कम 400 साल पुराना है। 400 साल? जी। अच्छा, मुझे यहाँ पे बताएं, ये जो अंदर चीजें बनी हुई हैं ये क्या है? आपको पता है इसकी हिस्ट्री कुछ? ये जितने हैं, सारी उनकी पूजा है हिंदुओं की। ये सूरज देवता बना हुआ है। हाँ, ये देखो सारे उसके पंख हैं, ये अंदर शक्ल है। इस जगह की जो वाइब है ये टोटली डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे डिम ऑरेंज कलर की लाइट हुई हुई है और ये सही आपको उस दौर की याद दिलाती है। और इसके साथ साथ अगर आप यहाँ की वॉल्स देखें तो हर जगह खूबसूरत पेंटिंग्स लगी हुई हैं और आपको मिनिएचर आर्ट भी यहाँ पर नजर आएगा जो उस दौर की खूबसूरती हुआ करती थी। अभी हम चलते हैं ऊपर और आपको चल के दिखाते हैं कि इस हवेली की जो ऊपर वाली मंजिल है वहाँ पे कौन कौन से खजाने छुपे हैं। नाज़रीन, ये अब हम ऊपर वाली मंजिल पर जा रहे हैं और अगर आप यहाँ की सीढ़ियाँ देखें तो काफ़ी तंग सीढ़ियाँ हैं और क्योंकि पकड़ने की कोई जगह नहीं है तो यहाँ पर रस्सी लगाई गई है जिसकी मदद से आप खुद को ऊपर की तरफ पुश करके ऊपर का स्टेप चढ़ जाते हैं। कितनी मंजिलें हैं इस हवेली की? 5 मंजिलें। 5 मंजिलें हैं। हर फ्लोर में 3 कमरे आते हैं और हर कमरे में आपने एंटीक चीजें रखी हुई हैं। हर कमरे में एंटीक चीजें पड़ी हुई हैं। तो अभी हम कहाँ जाने वाले हैं? अभी आपको मैं राम गोपाल का जो कमरा है उस कमरे में लेके जा रहा हूँ। सबसे पहले मेरी नजर इस अलमारी के ऊपर पड़ी है, तो सर इसमें कौन सा खजाना छुपा है? आप इसे खोलें, मैं खोलूं? देखें क्या है इसमें। अरे वाह, जबरदस्त है। ये चांदी के बर्तन है? ये चांदी के बर्तन नहीं है, इसके ऊपर चांदी का पानी चढ़ा हुआ है। ये मैं आपको ग्लास दिखाती हूँ। ये इंतहाई नफीस काम इसके ऊपर हुआ हुआ है और ये आप देख सकते हैं। और ये पूरी अलमारी इस टाइम भरी हुई है बर्तनों के साथ। एक ऐसी चीज है जो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है और वो है इस कमरे की बालकनी। उस बालकनी में मैं जाना चाहती हूँ और आपको वहां से एक व्यू देती हूँ जो आपको प्योर अंदरून लाहौर की वाइब देगा। ये बालकनी है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि मुझे एक घर नजर आ रहा है। ना सिर्फ ये घर बल्कि इर्द गिर्द के तमाम घर नजर आ रहे हैं और नीचे ये गली है जिस गली से हम इस हवेली में दाखिल हुए हैं और ये लकड़ी का सारा काम यहाँ पर हुआ है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एंटीक ये काम है। ये जो संदूक है इसमें क्या 200 साल पुराना खजाना मौजूद है? चांदी के सिक्के हैं। चांदी के सिक्के, जबरदस्त। अरे वाह, ये देखें नाजरीन, एडवर्ड 7th और ये उनका सिक्का है और ये 1 रुपए का सिक्का है, ये आप देख सकते हैं। और ये तमाम तर चांदी के सिक्के हैं। ये मैं इनको वापस रखती हूँ। सर मुझे ये बताएं कि इस जगह पर बैठ के क्या किया जाता था 200 साल पहले? यहाँ पे बैठता था बनिया। अच्छा, तो हम भी बैठ जाते हैं? हाँ, हम भी बैठ जाते हैं। ये सूदखोर की बनिए की किताब थी जिसके ऊपर वो चीज़ लेता था, पैसे देता था। ये ऐसे पैसे पड़े होते थे। और ये प्योर वही सिक्के हैं, वही किताब है जिसके ऊपर तमाम तर खाता लिखा गया है। हाँ। नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी ना बचपन से ख्वाहिश थी कि मेरे हाथ कोई ख़जाना लगे और उस ख़जाने को मैं खोलूँ। तो यहाँ पर एक और संदूक मुझे मिल चुकी है, इसको मैं खोलती हूँ और देखती हूँ कि इस संदूक में से क्या मुझे असल ख़जाना मिलता है या नहीं। इसके अंदर से बड़ी एंटीक चीज़ें मुझे मिली हैं। ये हाथी का दांत है नाजरीन और ये काफ़ी हैवी है और इसके ऊपर कुछ नंबरिंग की गई है जो अमूमन मिट चुकी है। और यहाँ पर 4 से 5 मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ शेप के दांत मौजूद हैं। एक ये दांत है जिसके ऊपर ये आई थिंक सीरियल नंबर लिखा हुआ है। ज़बरदस्त जी। अब हम चलते हैं आपको आगे लेके और दिखाते हैं आपको कुछ मज़ेदार सी और चीज़ें।
मैंने सुना है कि आपकी इस हवेली में एक ऐसा दरवाजा है जो करोड़ों रुपए का है, तो वो दरवाजा कौन सा है? वो ये कम से कम 500 साल पुराना है। ये सागवान का 500 साल सागवान का बना हुआ है। सागवान लकड़ी। आजकल के दौर में यूज होती है ये? नहीं, बहुत कम मिलती है, नायाब लकड़ी। सर, जब हम उस हवेली से इस हवेली में आते हैं, राम गोपाल की हवेली से हरी राम की हवेली में, तो हमें एक फर्क देखने में मिलता है इसके आर्किटेक्चर में। उसकी क्या वजह है? ये नीचे से सारा पुराना है, अच्छा, ऊपर से सारा नया है। सर मुझे ये बताएं कि यहाँ पर ये जो झूला मौजूद है जी, इसकी क्या हिस्ट्री है? ये मैंने अभी खरीदे से 5-6 साल हुए हैं। तो ये कितना पुराना होगा? क्योंकि मुझे इस तरह का झूला मुझे नहीं याद कि मैंने ये कम से कम 150 साल पुराना है। 150 साल? हाँ। यानी इस झूले में कोई शहजादा सोया होगा? हाँ, कुछ शहजादा ही सोएगा। शहजादी भी हो सकती है। ये किस पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती थी? ये कुल्हाड़ा है या क्या चीज है? ये कुआड़ा है। ये मैंने दरोगे से लिए थे, जितने थे मैं वहां से ले आया था सारे। और यहाँ पर इनके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये मौजूद है यहाँ पर। और हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये एक और अलमारी है जिसमें मुझे मुख्तलिफ किस्म के बर्तन नज़र आ रहे हैं। और ये हमारी संदूक। अरे मुझे ख़जाना मिल गया, और ये वो ख़जाना है जिसमें सोने के चम्मच मौजूद हैं, और ये आप देख सकते हैं, और ये भरा हुआ है। ये खजाना आपके हाथ कैसे लगा? लोग बेच के जाते हैं मेरे पास सोने की चीजें। हाँ, काफी ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर सोने के चम्मच मौजूद हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ से आप पूरे लाहौर का जो है ना खूबसूरत सा नजारा कर सकते हैं। वाओ, इतना खूबसूरत नज़ारा है नाज़रीन कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। यहाँ से मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं लाहौर के टॉप पर मौजूद हूँ, और मुझे यहाँ से तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। मेरे सामने यहाँ पर बादशाही मस्जिद है, शाही किला है, और इसके अलावा मुझे मीनार पाकिस्तान भी नज़र आ रहा है। अच्छा, ये 200-250 साल पुरानी बिल्डिंग है, लेकिन ये काफ़ी ऊंचाई पर बनाई गई। आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह होगी? इसकी वजह यही होगी कि ऊपर से सारा नज़ारा देखना कि पहले तो पानी नजर आता था ना, चारों पास से चलता हुआ रावी होता था, रावी दरिया का पानी नजर आता था। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। नाज़रीन, ये था आज का मेरा पाकिस्तान, जिसमें मैंने आपको 200 साल पुरानी हवेली का विजिट कराया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों की सेहत के हवाले से। मौसम जैसे जैसे तब्दील हो रहा है अपने साथ बहुत सारे मसाइल लेकर आता है, चाहे ठंडी हवा हो, सर्दी हो। उसकी वजह से आजकल फ्लू और खांसी, गला ख़राब, ये सारे मामलात बच्चों में शुरू हो जाते हैं। और जो एड ऑन फैक्टर है वो है स्मॉग का। अब अपने बच्चों को स्मॉग से कैसे बचाना है, इस बदलते मौसम में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को इन बीमारियों से प्रिवेंशन में हेल्प कर सकती हैं, इसी पर आज हम बात करेंगे। और ख़ास तौर पर बच्चों की डाइट से रिलेटेड ये ओवरऑल क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं, इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर फरहा नाज मौजूद हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में होती हैं, इनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच। कैसी हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो मौसम बदल रहा है। ऐसे मौसम में बच्चों को, चाहे हम न्यूबॉर्न बेबीज़ की बात करें या जो भी एज ग्रुप है, किस तरह के इश्यूज़ होते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ना आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि ये एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बिल्कुल टाइमली आपने इसके ऊपर एड्रेस किया है। यही चीज़ें हैं जिससे हम पब्लिक में अवेयरनेस जो है ना प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है ना? जो आपका सवाल था इसमें ना, हम जैसे मैं आई एम वर्किंग इन चिल्ड्रन हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेस, तो हमने अभी से ही देखना शुरू कर दिया है कि बच्चे खांसी, ज़ुकाम और ख़ास तौर पे छाती में जिसे हम कहते हैं कंजेशन कहते हैं या आवाज़ों का आना कहते हैं, ठीक है, इसके साथ बहुत ज़्यादा प्रेजेंट करना शुरू हो गए। इसके अलावा भी बच्चे जो है ना, एक तो आपको मालूम है हमारे मुल्क के अंदर ना एक तो एनवायरमेंटल चेंजेस तो हैं ही हैं, इसके अलावा माहौलियाती आलूदगी जो है ना, जिसको हम कहते हैं पोल्यूशन, इन दोनों ने मिलके थोड़ा सा इस मामले को शिद्दत इख्तियार ट्रिगर कर दिया है। इसमें शिद्दत आ गई है, और ये शिद्दत जो है ना 2017 से ज़्यादा आई है।
अब ये सांस की बीमारियों के अलावा इसके अलावा क्या होता है? कुछ जिल्द के मसाइल हैं, वो भी हो सकते हैं। आपका हर वक्त जिल्द पे इचिंग रहना, आंखों में इरिटेशन होना, बच्चों का लाल आंखों के साथ आना, कंजक्टिवाइटिस उसको हम बोलते हैं, ठीक है। और हमें जो हमारे बच्चे हैं ना, जो ऑलरेडी बेचारों को कोई छोटी मोटी बीमारी पहले से है, या कोई दमे के मरीज़ हैं, या कोई कार्डियक पेशेंट है, तो इनमें ना ये चीज़ें ट्रिगर कर जाती हैं। जब आपको नज़ला ज़ुकाम होता है तो वो ज़रा ज़्यादा सवेरिटी के साथ होता है, ठीक है। तो जो हमें ज़ोर देने की ज़रूरत है ना, ना सिर्फ बच्चे बल्कि जो एल्डरली एज ग्रुप के लोग होते हैं ना, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनको भी इससे बचाने की ज़रूरत तो है। डॉक्टर साहिबा, अब ऑब्वियसली वेदर चेंज होगा, अब हमें पता है स्मॉग भी है, आगे यही मामला चलना शुरू हो जाते हैं। सो क्या प्रिवेंटिव या प्रिकॉशनरी मेजर्स हम कह लें ली जा सकती हैं कि बच्चों के लाइफस्टाइल में, उनकी रूटीन के अंदर उनको किस तरह से एहतियात कराई जाए कि वो बच सके? बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि ये जो आपने कहा है ना कि प्रिवेंटिव मेजर्स क्या ली जाएं, ट्रीटमेंट तो हम बाद में बताते हैं ना, देखिए ट्रीटमेंट करना तो जो बच्चा एक दो हॉस्पिटल में आ जाएगा, ट्रीट तो हम तो कर हो देंगे। जाएगा, बिल्कुल। सो हमेशा एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर होती है। तो एहतियात जो हमें ना, एक चीज़ मैं बात करना चाहूँगी कि 2019 में जब कोविड आया, जहाँ पे बहुत से प्यारे हमारे से जुदा हो गए, बहुत सी हमने इसमें जहाँ ज़ाहिर ट्रेजेडीज़ भी देखी, लेकिन हर चीज़ जो होती है जो कुदरत की तरफ से आती है वो आपको कुछ सिखा के भी जाती है। तो इसमें उसने हमें क्या सिखाया? हाथ धोना और मास्क लगाना, बिल्कुल ठीक है ना। तो नंबर 1 प्रिवेंशन ये होगी। पहले तो जो बहुत छोटे बच्चे हैं, जिस तरह आपने नौज़ायदा बच्चों के लिए कहा, 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, 3 साल से कम है, तो माएँ कोशिश करें या वालिदैन कोशिश करें कि उनको कम से कम बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकालें, ठीक है। ख़ास तौर पे वो पीरियड, वो विंडो पीरियड अभी आया नहीं है, ठीक है। अक्टूबर का एंड हो रहा है, किसी टाइम वो जो स्मॉग का एक डेंस ब्लैंकेट आ जाता है ना, उसके दौरान तो वो उन्हें घर से बाहर ना निकालें। अगर निकलना ही है, जब स्कूल जाना है, तो मास्क लगाना है, हाथ धोना है। सफाई निस्फ ईमान है। हाथ धोने से आप बहुत सारी बीमारियों से बचते हैं। ना सिर्फ ये कि सांस की बीमारियों से बचेंगे, नज़ला ज़ुकाम एक दूसरे को ट्रांसमिट नहीं करेंगे, बल्कि पेट की बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने लाइफस्टाइल और बच्चों को कहा कि मास्क का इस्तेमाल, हाथ धोना, क्लीनलीनेस, ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। बच्चों की डाइट ऑब्वियसली इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी तरह से, वेदर चेंज हो या आम रूटीन में भी, बच्चों की न्यूट्रिशनल वैल्यू को पूरा करने के लिए ऑब्वियसली। क्या बच्चों के लंच बॉक्स ज़्यादा से स्कूल जाते हैं या घर पर आ रहे हैं, क्या रूटीन होनी चाहिए डाइट को लेके? बिल्कुल, देखें डाइट में तो मैं आपको बताऊंगी, जो स्कूल गोइंग बच्चे होंगे ना, कोशिश हमने ये करनी है, और बल्कि मेरी स्पेशल तौर पे माओं से रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ जंक फूड दे के उनको स्कूल में ना भेजा करें। घर में कोई सा भी हेल्दी जो है वो नाश्ता बना दें। हेल्दी नाश्ते में क्या है, ठीक है, आपका ब्रेड है, बेशक उसको स्लाइस दे दें, साथ कोई फ्रूट दें। आप हैरान होंगे कि इस मौसम में जब ये सांस की बीमारियां ज़्यादा आती हैं, तो कुदरत ने हमें देखें फल कौन से इस मौसम में दिए, माल्टे, किन्नू, लेमन से कोई आप स्क्वाश बना लें, कोई स्कंजबीन बना लें। ये सारे फ्रूट्स जो होते हैं ना, ये हाई सोर्स ऑफ विटामिन सी है, और विटामिन सी जो है वो आपका इम्यूनिटी बूस्टर है। बिल्कुल, ठीक है ना, इन चीज़ों से ये आपको बचाएगा। इसके अलावा बच्चे को कोई एग बॉयल करके दे दें साथ, ठीक है ना, ये उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जिन चीज़ों के लिए हम मना करना चाहेंगे या हम अपने अस्पताल में अपने बच्चों को मना करते हैं, वो प्लीज़ सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ठीक है ना, ज़्यादा फ्रिजी ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जंक फूड्स और मसालेदार चीज़ें, इनसे ज़रा उनका गला ख़राब नहीं होगा, इससे वो बचे रहेंगे। अच्छा, नौज़ायदा बच्चे जो हैं, ख़ास तौर पे 1 साल से कम उम्र के बच्चे, उसमें तो मैं आपके चैनल के थ्रू ये मैसेज देना चाहूँगी कि माएँ अपना दूध पिलाएं। माँ की सेहत अच्छी, बच्चे की सेहत अच्छी, उसमें वो जो दूध है ना, वो इम्यूनिटी बूस्टर है। वो बच्चे जो माँ का दूध पीते हैं, उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, वो इन बीमारियों से बचे रहते हैं। तो इस डाइट में ना हमें ये बहुत ध्यान रखना है न्यू बॉर्न बेबीज। डॉक्टर साहब, आपने भी कहा कि जंक फूड ना दें। अब इतनी जो हमारी लाइफ में उसकी जो कह लें ना इंडक्शन हो चुकी है कि हम चाहते हुए भी उसको अवॉइड नहीं कर सकते। अगर एक बच्चा घर से जा रहा है, उसके टिफ़िन में अगर कोई माँ ने हेल्दी चीज़ दे दी है, तो दूसरे बच्चे ने अगर जंक फूड रखा हुआ है, तो वो अगले दिन आके बाकायदा ज़िद करते हैं।
इसका कुछ ऑल्टरनेट भी तो हो सकता है कि बच्चों को जंक फूड के ऑल्टरनेट घर पर कोई चीज़ बना के भेज दें। बिल्कुल घर पे बना के दें, क्योंकि वो जंक फूड के मुकाबले में इंतहाई हेल्दी होगा। ये देखें अगर हमने बाज़ार के चिप्स लेने हैं तो वही माँ कितनी देर लगती है। देखें, मैं मदर भी हूँ और डॉक्टर भी हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों को सारी उम्र जो है वो खुद बना कर देती रही हूँ, ठीक है ना। इसमें यह है कि आप चिप्स घर पे बना सकते हैं। अब तो देखिए, आपको पता है ये लाइफस्टाइल चेंज है। अब एक जो चीज़ है ना जो सबसे ज़्यादा पोर्शन कंट्रोल एंड लाइफस्टाइल चेंज, एक लाइफस्टाइल चेंज तो हमें करना ही होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो हमें अपनी लाइफ उसके अकॉर्डिंगली सेट करनी होगी। बिल्कुल, ठीक है ना। बिल्कुल, और कोशिश करना चाहिए कि हमें तीनों ग्रुप्स में से अपनी ना बच्चों के लंच बॉक्स में भी तीनों ग्रुप्स में दें, पोर्शन साइज दें। अगर एक हम उसे ब्रेड का पीस देते हैं तो एक हम फ्रूट ज़रूर दें। ओके। और अभी तो माशाल्लाह ऐसे स्कूल्स हैं मेरा ख्याल है जो कि मैंडेटरी करते हैं बच्चों को कि आपने इस तरह का ही लंच बॉक्स लेकर आना है। दैट्स वेरी गुड। आई गेस बच्चों के माओं के लिए बड़ी आसानी है। डॉक्टर साहब, एट द एंड कोई मैसेज देना चाहें तमाम मदर्स या पेरेंट्स आपको जो देख रहे हैं, सेहत से रिलेटेड, बच्चों के ओवरऑल मसाइल से रिलेटेड कोई भी मैसेज देना चाहें? बिल्कुल, मेरा मैसेज यही होगा वालिदैन को कि अपनी बच्चों की सेहत के अंदर इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर हमने अपने बच्चों को हेल्दी बनाया तो हम आगे अपनी हेल्दी कौम प्रोवाइड कर सकते हैं, और यही हमारी ज़िंदगी का हासिल है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया। आपने बड़ा डिटेल बताया कि इस बदलते मौसम में बच्चों की डाइट का आपने कैसे ख्याल रखना है, उनकी हेल्थ का कैसे ख्याल रखना है। ऑब्वियसली स्मॉग आ रहा है, पोल्यूशन है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और ऐसे मौसम में सर्दी की वजह से नज़ला ज़ुकाम खांसी बच्चों को बड़े मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो इसमें आप प्रिवेंशन जितनी हो सके करें ताकि खुदा ना खास्ता डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर फरहा नाज हमारे साथ मौजूद थी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बच्चों की सेहत के वाले से बात करते हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। हम ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। वैसे तो जब भी कोई आर्टिस्ट होता है तो वो बहुत वर्सेटाइल होता है, उसकी कोई एक स्पेसिफिक डोमेन नहीं होती जिसमें वो अपना करियर परसू करता है। हमारे साथ आज एक ऐसी आर्टिस्ट ही मौजूद हैं जो कि मॉडल भी थी। इन्होंने अपने मॉडलिंग से अपने करियर का आगाज़ किया। शी इज़ एन एक्टर, शी इज़ फिटनेस ट्रेनर। अपनी फिटनेस जो इनका ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी था वो बड़ा इंस्पायरिंग था। उसके अलावा ये आर्टिस्ट भी हैं, फाइन आर्ट्स इन्होंने पढ़ा हुआ है। इसके साथ साथ बहुत कुछ है जो इनकी प्लेट के ऊपर है, हम इनसे खुद भी बात करेंगे। और साथ साथ जी इनका थोड़ा सा मैं तारुफ करवाती चलूँ तो 6 साल पहले इन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा, फिर टीवी और फिल्म में काम किया। टीवी ड्रामा जो है कोविड के दौरान लव वैक्सीन से इनका जो एक्टिंग डेब्यू हुआ, उसके बाद इन्होंने बेनाम, लाली, सिराते मुस्तकीम और चल दिल मेरे जैसे ड्रामास के अंदर काम किया। उसके बाद 2 फिल्म्स आई जिसमें इन्होंने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए, जिसमें जलेबी और एक था बादशाह इनकी मूवीज़ हैं। इसके साथ साथ जी नुमेरा अली की बात कर रहे हैं जिन्होंने बहुत कम टाइम के अंदर लेकिन बहुत क्वालिटी काम किया और शोहरत की बुलंदियों को छुआ। और साथ साथ जैसे मैंने आपको कहा कि NCA से आर्ट की आर्टिस्ट भी हैं, आर्ट पढ़ी है इन्होंने, फाइन आर्ट्स पढ़ा है। इनसे हम बात करेंगे और इतना सब कुछ ये कैसे मैनेज करती हैं उन्हीं से जानते हैं। हुमैरा मौजूद है। हुमैरा, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच आपका भी और आपके चैनल का फॉर इनवाइटिंग मी एट योर शो। मैंने बहुत सुना था इस शो के बारे में, लेकिन यू नो इट्स रियली गुड। थैंक यू, सो काइंड ऑफ। सबसे पहले तो हुमैरा मॉडलिंग से बड़ी स्क्रीन तक का सफ़र, और फिर स्पेसिफिकली मैं मेंशन करना चाहूँगी कि हुमैरा ने एक रियलिटी शो में भी गई और वहाँ पर भी इन्होंने अपनी जो तमाम जो स्किल्स थी उसको बड़ा बेहतर अंदाज में किया और बहुत पॉपुलर भी हुई। हुमैरा, पहले तो मॉडलिंग से बड़ी स्क्रीन एंड देन रियलिटी शो की जाने आएंगे, कैसा जर्नी रहा आपका? जर्नी मेरा बहुत ज़्यादा टफ रहा शुरू में, क्योंकि मेरे कोई गॉडफादर कोई यहाँ पे नहीं थे। बिकॉज मेरी अपनी जो फैमिली है दे आर, मेरे अब्बा माशाल्लाह डॉक्टर हैं, अम्मा डॉक्टर हैं, भाइयों का बिल्कुल एक अलग तरह सा एक यानी फैमिली का था। फिर शुरू में जब मैंने अपना फाइन आर्ट्स पढ़ा, मैं थोड़ा सा पीछे से आऊँगी तो फिर टाइमिंग बहुत हम लोगों की ज़रा चेंज होती थी, क्योंकि जो बाकी जो कॉलेजेस के वो 1-2 बजे उनकी ऑफ हो जाता था, हम लोगों का होता था कि 6 बजे थिएटर भी कर रहे हैं, डांस भी सीख रहे हैं, म्यूज़िक भी हो रहा है। फिर हम लोगों के वो थीसिस की तैयारियां होती थी, 6-7-8 बज जाते थे। तो वो फिर थोड़ी सी ज़रा शुरू के दिनों में बहुत टफ था टू कन्विंस माई पेरेंट्स। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके जब उन्होंने देखा कि नहीं बच्ची में टैलेंट है और वो अच्छा पेंट कर सकती है, अच्छा यानी परफॉर्म कर सकती है, तो क्यों नहीं। और मेरी माँ की बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट है, और मेरी अम्मा ही थी जिन्होंने जो मुझे शुरू दिन से बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया और मेरे घर में वो मेरे साथ खड़ी रही और अब्बा को भी मनाया और
ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है पेरेंट्स की सपोर्ट अगर आपको मिले तो आपकी जो जर्नी है वो इजी हो Easy हो जाता जाती है। है। तो मेरा थिएटर करना, थिएटर में मुझे लगता है बहुत एक डिफरेंट एक्टिंग आपको स्किल्स दिखानी पड़ती हैं। यू हैव टू बी लाउड और लाइव परफॉर्म करना है। थिएटर का एक्सपीरियंस एंड देन टीवी एंड देन फिल्म्स। थिएटर का जो है मुझे पता नहीं था कि मैं कर सकती हूँ। मैं थोड़ी सी बहुत ज़्यादा अपने काम के साथ और यानी पढ़ाकू किस्म की बच्ची थी। हमारे टीचर हैं शाहनवाज जैदी, माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम है। इसरा चिश्ती हैं माशाल्लाह, और ज़फ़रुल्लाह साहब हैं। इस तरह के जो हमारे जो असातिज़ा हैं उनका मेरा साथ रहा कॉलेज के टाइम में। तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया कि उन्होंने कहा कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है और तुम्हारे अंदर वो एक चीज़ है कि तुम जब यानी वो खड़ी होती हो तो तुम अच्छा यानी परफॉर्म कर सकती हो। हमें लगता है कि एक दो प्लेस में हम तुम्हें साथ लेके चलते हैं। सो सिंस आई वाज स्टडिंग इन NCA, तो उस वक्त एक दो प्लेस मैंने किए थे। तो वो बड़ा एक अच्छे उसका मुझे आया रिस्पॉन्स आया। 5 दिन का प्ले था और डेली हो रहा था। तो उसके बाद फिर वो सिलसिला शुरू हुआ कि माइम भी सीखा मैंने जो है परफॉर्म किए। और उसके बाद जब आफ्टर माई स्टडी जब मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद मुझे अलहमरा आर्ट्स काउंसिल से मुझे स्पेशली जो है मतलब इन हाउस आर्टिस्ट के तौर पे उन लोगों ने मुझे 3 साल तक काम करवाया। और उसमें आई हैव डन सो मेनी प्लेस विद कबीर खान साहब के साथ मैंने लीड पे मैंने काम किया। जावेद रिजवी साहब हैं, सलमान शाहिद साहब के साथ, उस्मान पीरज़ादा के साथ जो है प्लीज। तो वो मेरा लेजेंड्स मतलब अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स और उनके साथ लीड पे मतलब करना। और मैं उस वक्त बहुत यानी छोटी थी, उतना मैंने नहीं पता था फील्ड का। लेकिन जो वो थिएटर मैं ये समझती हूँ जो इंसान को एक आर्टिस्ट को जो वो सिखा देता है, क्योंकि आपका स्टेमिना, आपका टेम्परामेंट, यू हैव टू परफॉर्म इन जस्ट वन गो। और अब वहीं से टेक का चांस ही नहीं है। एग्जैक्टली। और आपने उस मोमेंट के अंदर रहना होता है। और आप अगर आप कोई विस्पर भी है छोटी सी, तो वो भी आपकी जो आखिरी सीट पे जो बैठा है बंदा, वो आपका टारगेट होना चाहिए। और वो नफ्स पे जो हाथ रखना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा हुमैरा, आपने थिएटर किया लेकिन उसके बाद फिर आपने ड्रामा में एक्टिंग की एंड देन फिल्म में की। ड्रामा की स्क्रीन बड़ी डिफरेंट है आई गेस, और टीवी बहुत डिफरेंट, एक बड़ा फॉर्म है। सो हाउ वाज दैट, वो एक्सपीरियंस कैसा? शुरू में जब मैंने अपना ड्रामा जब मेरा पहला था लव वैक्सीन कोविड के दौरान आया, और उसमें मेरे साथ फरहान सईद थे, मेरे साथ लीड पे थे, और यासिर हुसैन थे, और उसके साथ फिर वो सोनिया हुसैन थी। हम 4 ही थे लीड के ऊपर थे। और वो कॉमेडी थी, नॉन स्टॉप कॉमेडी थी। और उसके अंदर भी ये था कि टाइमिंग होती है कि टाइमिंग गई तो फिर गए। एग्जैक्टली। तो उसके अंदर ये था कि मैं बहुत ज़्यादा थिएटर की वजह से लाउड था मेरा, वो एक्सप्रेशन बहुत लाउड था। मुझे हर 2 मिनट बाद नहीं एक्सप्रेशन अच्छे हैं, पॉजेस भी अच्छे हैं, एक्टिंग भी अच्छी है, लेकिन बेटा धीमा हो जाओ, टोन डाउन हो जाओ। तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। कहते कि जरा आहिस्ता बोलो, डायलॉग डिलीवरी लोगों को समझ आनी चाहिए। बेटा इट्स नॉट अ थिएटर, इट्स अ टीवी। और बहुत ज्यादा आप मूवमेंट नहीं कर सकते। लाइक जो थिएटर है उसमें आप बॉडी लैंग्वेज, एग्जैक्टली जो थिएटर है वो काफी बड़ा एक यानी कैनवस है। वहाँ पे जो आपका रोना है वो आपने ये करके रोना है, मतलब आखिरी सीट तक दिखाना है। लेकिन जो टीवी में है वो एक सिर्फ एक इतना सा आंसू बस गिर जाए वो भी बहुत होता है। तो मुझे सीख रही हूँ। अच्छा, आपने कैनवस की बात की, क्योंकि आपने पढ़ा फाइन आर्ट्स है। अब माशाल्लाह हुमैरा की पे इतना कुछ है, मुझे डिस्कस करने के लिए बार बार दूसरा करना पड़ा है कि ये होना चाहिए। हुमैरा, जो फाइन आर्ट्स पढ़ना है, आप चूंकि आर्ट वर्क भी करती हैं, तो वो कैसा एक्सपीरियंस है? उसको भी साथ साथ आपने कैरी किया हुआ है? बिल्कुल, क्योंकि जब मैं NC में जब मैंने अपना बैचलर्स अपना शुरू किया तो उसमें पहले साल ही हम लोगों को थिएटर हर बच्चे ने करना ही करना है। फिर दूसरे साल फिर जो है जिसका शौक होता है, जिसमें लगन होती है, जो वाकई में करना चाहता है, वो 1 साल में टीचर्स होते हैं। वहाँ पे हमारा एक अलग से थिएटर का एक डिपार्टमेंट है, तो वो ये नहीं पता लग जाता कि कौन आगे चल सकता है या कौन चलना चाहता है। तो मेरी साथ साथ पेंटिंग भी हो रही थी, जिसके अंदर मैंने अपना पेंटिंग और चल रही है हमारी टीवी स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, आपकी पेंटिंग बहुत जबरदस्त है, वी लव्ड इट। मेरी जो पेंटिंग है, स्कल्पचर्स हैं, ग्राफिक आर्ट्स है, और इसके अलावा जो मिक्स मीडियम है, तो ये भी हम लोग सीख रहे थे। इट्स कॉल्ड विजुअल आर्ट्स। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी परफॉर्मिंग आर्ट्स है, जिसके अंदर आपका थिएटर है, माइम है, थिएटर की जो आपकी प्रोडक्शन है,
एक्टिंग स्किल्स हैं, सो ये सब चीज़ें में हम दोनों की यानी पैरेलल चल रही थी। सो मेरा ये मानना है कि आर्ट सारा वैसे एक ही है। आर्ट के लिए आपके अंदर आर्टिस्ट बहुत वर्सेटाइल हाँ, होता है। आर्ट के लिए अगर आपके अंदर वो अल्लाह की तरफ से या नेचर की तरफ से अगर वो चिप नहीं है ना, जितना मर्जी आप कहीं कर लो, आप नहीं आर्टिस्ट नहीं कर बन सकते सकते। यार। वह आप सोशल वर्क की तरफ आते हैं, आप सोशल वर्क भी करती हैं, आपने बहुत सारी मुख्तलिफ जो ख़वातीन के रोल पे बहुत ज़्यादा काम किया है, सोसाइटी के चेंजेस पे बहुत काम किया है, सो उस हवाले से भी बताइए। शुरू से जो है मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इस चीज़ की तरफ, लेकिन शायद हो सकता है कि मुझे वो रास्ता नहीं मिल पा रहा था। होता है कि इंसान के अंदर ही हम सब के अंदर हैं ये चीज़ें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें वो एक सही टाइम जो है वो अल्लाह की तरफ से या वो जो नेचर कुछ ऐसा डिज़ाइन कर देती है। तो कराची जो है कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले, जब मेरा बहुत ज़्यादा जाना आना हुआ काम के सिलसिले में, तो वहाँ पे मुझे कुछ लोगों ने इनवाइट करना शुरू किया कि भाई आप भी आइए हमारे सेंटर्स में आए और ये अच्छा है और आपको अच्छा फील होगा। और वहाँ पे जो माजूर बच्चे हैं और कुछ ऐसी औरतें हैं जो कि यानी घर उनके अपने नहीं हैं, या कुछ ऐसे लावारिस बच्चे हैं कि जो कि अपने पेरेंट्स से दूर हैं, उनको पता नहीं है। उसके अलावा जो ऐसे जो ओल्ड एज होम्स हैं कि जो कि उनके बच्चे जो हैं उनको वहाँ छोड़ जाते हैं। तो मुझे 1-2 सालों के अंदर मैंने बहुत कुछ सीखा, उनके साथ बैठी, उनके साथ मैंने बात की, उनका दुख सुना, और मुझे बहुत लगा कि हमारे दुख कुछ भी नहीं है। लाइक हम लोगों को यानी कॉफ़ी नहीं मिल रही है, चाय नहीं मिल रही है, हमारे यही मसाइल हैं, शायद इससे बहुत बड़े मसाइल हैं। वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ में। तो मैंने मतलब सीखा कि मतलब गुरूर अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं पसंद है। तो हमें बहुत हम्बल होकर और दूसरों की भी जो है ना यानी सुख दुख बांटना ही असल जिंदगी है। ऑब्वियसली ये तो आपका लाइफ पर्पस होना चाहिए। मेरा स्टिल मेरे पास टाइम कम है, मैं चाहूँगी आपकी ज़रा इस रियलिटी शो के एक्सपीरियंस को भी डिस्कस करें, देन विल गो अबाउट योर ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपका एक फिटनेस वाला जर्नी है। सबसे पहले तो रियलिटी शो का एक्सपीरियंस कैसा रहा? रियलिटी शो का जो एक्सपीरियंस है, मैं ये समझती हूँ कि अभी तक का मेरा किया हुआ सबसे बड़ा और सबसे अच्छा मेरा प्रोजेक्ट है। क्योंकि एक तो ये था कि ये भी एक वानगो के अंदर था कि एक बार आप चले गए तो फिर पाकिस्तान में चूंकि रियलिटी शोज का वो कॉन्सेप्ट नहीं है, ये अपनी नौयत का पहला था। बिल्कुल। तो मुझे अचानक से कॉल आई और मैं मेंटली आई वाज नॉट रेडी, और वो फिर उसकी 1-2 दफ़ा डेट भी चेंज हुई। सो मैं आई वाज नॉट टेकिंग दैट इतना कोई सीरियसली मैं लेकिन मैंने कहा ठीक है आएगा तो देखा जाएगा। ये भी साइन कर लिया ड्रामा वो भी कर लिया, हाँ मैं वहाँ जाके मिल रही हूँ। लेकिन जब बाकी में चीज़ें फाइनल हो गई, एकदम से कॉल आई, अच्छा मैडम परसों आपका शूट है। मैंने कहा ये तो वाकई नहीं हो रहा है। खैर एनीवे घर के अंदर रहना और बाकी लोगों के साथ रहना वो एक ऐसी चीज़ थी कि जो कि मेरा अपनी लाइफ में यानी पहली दफ़ा हुआ था कि 13-14 लोगों के साथ रहना एक ही घर में, फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं है, फ़ोन का पता नहीं है, इंटरनेट का कुछ पता नहीं है, बाहर नहीं हम जा सकते। और वो एक मोमेंट के अंदर हमने रहना था और एक दूसरे की मतलब ऑफ कोर्स जो लेग पुलिंग का एक यानी मज़ा आता है, क्योंकि विन सिर्फ एक बंदे ने करना था। तो वो फिर मुकाबला इतना सख्त था जैसे गुड एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली। मेरा क्विकली हमारे पास लास्ट मिनट में चाहूँगी अपनी जो फिटनेस जर्नी है उसको भी बताएं, कुछ भी कहना चाहें हमारे देखने वालों को। कैमरा इज ऑल योर्स। जो फिटनेस की जर्नी है उसमें ये है कि जब मैं अपना NCA में विजुअल आर्ट्स और अपना थिएटर कर रही थी, बाय द वे अगर आप मुझे देखेंगे उस वक्त में, अगर कोई दिखा दिया है मैं उस वक्त बहुत मोटी होती थी। लाइक आई यूज्ड टू बी लाइक, मेरा वेट था तकरीबन कोई 80 kg के करीब। तो जब मैंने अपना पास आउट कर लिया तो मैंने अपनी अम्मा से ख्वाहिश जाहिर की कि भाई मैं अब कराची जाना चाहती हूँ, कि मार्केट सारी यानी काम सारा वहाँ है। तो अम्मा ने कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पे वहाँ जाने दूंगी कि तुम पहले अपना वेट कम करो। हम नहीं चाहते कि यानी फैमिली वाले लोग बहुत जबरदस्त तरीके से कम किया। ये पिक्चर्स आप देख सकते हो। मेरा अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टाइम थोड़ा लिमिटेड होता है, यू नो इट्स अ न्यू चैनल। सो थैंक यू वेरी मच एंड वी विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा लगा वर्सेटाइल आर्टिस्ट के साथ बात करके। हुमैरा अली हमारे साथ मौजूद थी जी, आर्टिस्ट है, मॉडल हैं, इसके अलावा बहुत सोशल वर्क भी करती हैं, बहुत सारा कुछ है जो उन्होंने अपने करियर में अचीव किया। इनसे हमने आपकी मुलाकात करवाई। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। पाकिस्तानी टीम जो है मेलबर्न से पर्थ पहुंच गई है, जहां वर्ल्ड कप का अगला मैच जुमेरात को जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला जाएगा। वर्ल्ड कप की जो थ्रिल है, एक्साइटमेंट है, वो इस वक्त जारी है और इसके हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।